तो हम लोगों ने लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैं तुम लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेल बता दिए थे, ठीक है। ECS की बेस रख दी थी मैंने, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बनाएंगे उसका बेस में रख चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके आगे की कहानी आज करेंगे। हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमारा टॉपिक आज का जो रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगा, लेकिन उसको जानने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स के बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, इधर सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल होता क्या है, इसे हम लोग EMF भी कहते हैं, जिसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये EMF होता क्या है? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट अ सेल कैन प्रोवाइड। कोई भी सेल जो मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकता है उसे EMF कहा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम पोटेंशियल से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है कि देखो, तुम्हारे पास बैटरी जो होती है ना, सपोज करो तुम्हारे हाथ में अगर 3 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी के ऊपर सिंबल 3 वोल्ट का बना हुआ है। अगर तुम वोल्ट मीटर लेके उस चीज को चेक करने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बैटरी एग्जैक्टली 3 वोल्ट नहीं दे रही है, बैटरी उससे तुम्हें कुछ कम अमाउंट दे रही है, ठीक है। मान लो 2.97 वोल्ट दे रही है। तो बैटरी जो पोटेंशियल दे सकती थी, यानी कि 3 वोल्ट का पोटेंशियल दे सकती थी, तो उसे क्या बोलेंगे? EMF। लेकिन जो उसने पोटेंशियल तुम्हें प्रोवाइड किया उसे वोल्टेज बोला जाता है, समझे? वोल्टेज और EMF में फर्क। वोल्टेज क्या चीज है? जो बैटरी ने एक्चुअली प्रोवाइड किया। EMF क्या चीज है? जो वो प्रोवाइड कर सकती है। हम यहाँ पे EMF निकालते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम EMF निकालते हैं, तभी हम सेल के ऊपर लेबलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर? अब EMF एक चीज का कभी नहीं निकलता, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? देखो, EMF जो निकलता है वो किसी प्रोसेस के लिए निकलता है। EMF भी बेसिकली एक एनर्जी की फॉर्म है। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है EMF, ठीक है। तो एनर्जी तुम्हें अगर मालूम हो तो हम कभी एब्सोल्यूट निकाल ही नहीं सकते। हम क्या निकाल सकते हैं? सिर्फ एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि सपोज करो ये चौक है, इसकी ग्राउंड से हाइट 2 मीटर है और इसकी चेयर से हाइट 1 मीटर है। अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो तुम आंसर क्या कर सकते हो? भाई कोई तो रिस्पेक्ट लेगा 1 मीटर की, कोई कहेगा कि इसके अंदर कितना स्टोर है। मान लो इसके अंदर 1 किलो का सब्सटेंस है कोई, तो 1G × 1 mgh के बराबर। लेकिन मान लो कि कोई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखता है, तो वो क्या कहेगा? इसकी 2gh बोलेगा। क्या इसके अंदर एक ही टाइम पे 2 अलग अलग एनर्जीज हो सकती है? आंसर इज नो, ठीक है। तो एनर्जीज हम कंपेरेबल ही निकाल सकते हैं, एनर्जीज रिस्पेक्ट में ही निकलती हैं। तो यानी कि कोई भी प्रोसेस जब होता है तो उसके अंदर जो निकाली जाती है एनर्जी, बेसिकली वो एनर्जी डिफरेंस ही होता है, क्योंकि EMF भी एक एनर्जी का टाइप है। तो इसीलिए EMF हम एक प्रोसेस के लिए ही डिफाइन करते हैं। पहली बात यहाँ से क्लियर है। तो EMF सिर्फ एक प्रोसेस के लिए ही डिफाइन होती है। किस तरह का प्रोसेस? ठीक है, EMF प्रोसेस के लिए ही डिफाइन होते हैं। EMF को E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम इसे 298 केल्विन टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, तो इसे E0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टर्म क्या है, इसको समझते हैं पहले एक बार। देखो, तुम्हारे पास प्रोसेसेस 2 तरीके के थे। एक तो था कौन? ऑक्सीडेशन। दूसरा कौन था? रिडक्शन। मान लो कोई एक प्रोसेस थी, सपोज करो जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। रिडक्शन का मतलब कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम किया और Zn 0 में कन्वर्ट हो गए, करेक्ट।
ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले और वो Zn+2 में कन्वर्ट हो गया। अगर तुम देखो तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो एग्जैक्टली इस प्रोसेस की रिवर्स होती है। मान लो अगर इस प्रोसेस में 10 जूल एनर्जी निकली है, सपोज करो इस प्रोसेस में 10 जूल एनर्जी अगर निकली है तो इस प्रोसेस में -10 जूल एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। समझे फर्क है। अगर तुम रिएक्शन को उल्टा कर देते हो तो तुम्हें एनर्जी का फ्लो भी उल्टा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक की बात ना करूं तो एक और बात कर लेते हैं सिंपल सी। जिंक की जगह तुम सोचो वाटर का केस लेके देखते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास वाटर 2 स्टेट्स में है। एक स्टेट है तुम्हारी सॉलिड स्टेट और एक है तुम्हारी गैसियस स्टेट। दोबारा सुनो, एक स्टेट है सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेट कौन सी है? गैसियस स्टेट। तुम्हें क्या नाम से आइस से लिक्विड तक जाने के लिए कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। वो अपने आप एनवायरनमेंट से एनर्जी लेता है और आइस तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर तुम्हें आइस से लिक्विड से वापस आइस बनानी पड़े तो ये प्रोसेस तुम्हें खुद करना पड़ेगा। एक प्रोसेस तुम्हारे लिए नेचर ने कर दिया, एक प्रोसेस तुम्हें उल्टा खुद करना पड़ेगा। समझे? जब नेचर ये प्रोसेस करती है तो उसे स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। जब तुम इस प्रोसेस को करते हो तो उसे नॉन स्पॉन्टेनियस कहा जाता है। जब नेचर इस प्रोसेस को करती है तो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, या तो तुम्हारे कंज्यूम करने लायक एनर्जी मिल जाएगी, वरना एनर्जी अगर यूज करनी भी होगी तो वो नेचर खुद ही उसको दे देगी। लेकिन जब तुम कोई प्रोसेस करोगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। समझे? कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब तुम कराना चाहोगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां से मेरी बात क्लियर? तो इसीलिए जब तुम डिफरेंट प्रोसेस कराते, मतलब सेम प्रोसेस कराते हो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो एनर्जी का फ्लो पलट जाता है। ठीक है? अगर मान लो यहाँ पे, क्योंकि मैंने बता दिया ईएमएफ भी एक एनर्जी ही है, तो अगर रिडक्शन के लिए मान लो ईएमएफ जो आई थी वो 2.0 वोल्ट रही होगी जब ये प्रोसेस हमने रिडक्शन करवाई। कौन सी वाली रिडक्शन? दोबारा बताया तुम। रिडक्शन मतलब Zn+2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Zn। जब ये प्रोसेस कराई तो 2 वोल्ट एनर्जी हमको मिल गई। जब हमें इसका ठीक उल्टा कराना पड़ेगा, जब ठीक उल्टा कराना पड़ेगा तो अब की बार हमें उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। करेक्ट? तो यहाँ पे जो E की वैल्यू आएगी ईएमएफ की हमारी, वो -2.0 हो जाएगी। बात समझ में आई या नहीं आई? करेक्ट? एकदम बढ़िया से। भाई एनर्जी ही तो है, ये प्रोसेस नेचर खुद करा रही है, मान लेते हैं। अभी ऐसा है या नहीं है वो तो बात करेंगे। मान लो ये प्रोसेस नेचर खुद करा रही है तो तुम्हें तो एनर्जी मिलनी ही है उसमें। लेकिन जब तुम इस प्रोसेस को पलटना चाहोगे तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर तुम एनर्जी दोगे तो तुम्हारे पास से एनर्जी कम हो गई है पहले से कि नहीं? कम हो गई, तो इसलिए हमने नेगेटिव लगा दिया। जब तुम्हें एनर्जी मिल गई तो तुमने उसे क्या कह दिया? पॉजिटिव हो गया। समझ में आया? दोबारा बता देता हूं, एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं है, ये एनर्जी के चेंज है, दोनों की दोनों चीजें। ठीक है? इस प्रोसेस को हम लोग रिडक्शन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब अगर तुम देखो तो दोनों में ईएमएफ ही निकला है, लेकिन एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है। तो हम कैसे डिफाइन करें? अगर कोई हमसे पूछ ले कि बताओ इस प्रोसेस का ईएमएफ क्या है, कोई भी XYZ प्रोसेस है उसका ईएमएफ क्या है, तो पहले तो तुम्हारा बेसिक सवाल होना चाहिए, बताओ वो प्रोसेस है कौन सा, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। भाई मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि जिंक और Zn+2 में कुछ करवाना है मेरे को, मुझे ईएमएफ बता दो, तो तुम मेरे से पूछोगे बताओ तुमने रिडक्शन करवाई है या ऑक्सीडेशन करवाई है, इतना तो आंसर दे पाओगे तुम लोग। ठीक है? तो तुम पहले मेरे से प्रोसेस पूछोगे, क्योंकि दोनों प्रोसेसेस के लिए ईएमएफ अलग है। ओके? ये प्रोसेस कौन सा? रिडक्शन। तो हम इसे क्या बोलते हैं? E0 रिडक्शन।
और इसी को बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। समझे? रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ईएमएफ जो जनरेट हुई रिडक्शन होने की वजह से, उसे हमने क्या बोला? रिडक्शन पोटेंशियल। जब रिडक्शन पोटेंशियल को तुम 298 डिग्री केल्विन पे लेते हो, 298 केल्विन पे लेते हो, तो उसी को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। समझे? भाई ये नहीं समझा स्टैंडर्ड क्या? दोबारा समझो, समझ। जब तुम पहले ये बताओ, पोटेंशियल निकालने तो समझ गए कि पोटेंशियल अलग है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आई है। हाँ ठीक है। तुमसे अगर कोई पूछे कि इसका ईएमएफ कितना है, तो तुम बता ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? दोनों प्रोसेस के लिए अलग अलग ईएमएफ डिफाइन करो। तो तुमने कहा कि मुझे डिफाइन करना जरूरी है कि प्रोसेस के लिए ईएमएफ कौन सा है। तो तुमने इस प्रोसेस को क्या बोला कि भाई क्योंकि ये ईएमएफ किसका है? रिडक्शन का, तो इसे मैंने ई नॉट रिडक्शन बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? बेसिकली ई नॉट रिडक्शन, या इसे बेटर फॉर्म में बोलूं तो रिडक्शन पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है। अब अगर मैंने इसी रिडक्शन पोटेंशियल को 298 केल्विन पे लिया है, तो इसे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। जब तुमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करके इस वैल्यू को लिया, तब इसे क्या बोल दोगे? रिडक्शन, कौन सा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तब इसे क्या बोला? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब 298 केल्विन पे ली गई ईएमएफ की वैल्यूज को हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यूज बोलेंगे। ठीक है। 298 सर ये और इससे टेम्परेचर अबव या उससे कम? ये टेम्परेचर क्योंकि रूम का टेम्परेचर होता है, बेसिकली रूम का एवरेज टेम्परेचर यही होता है। तुम जो लैबोरेटरीज वगैरह में जाते हो जब, ठीक है, तो वहां पे भी एवरेज आउट करके टेम्परेचर जो लिया जाता है ना, उसका रूम टेम्परेचर ही होता है। ये हमारा आइडियल केस है। ठीक है। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कैसा है वो भी पढ़ाऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये नॉट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, पर नेटर्स में पढ़ा दूंगा उस चीज। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ गए? तो इसे ई नॉट रिडक्शन बोला और इसको बोल दिया ई नॉट सर ये ऑक्सीडेशन। आपने हमें नहीं पढ़ाया था नहीं? नहीं अभी। अब एक तो चीज ये मुझे तो बताओ, notes में अगर मैं तुम्हारे सामने इस रिलेशन को लिख दूं कि ई नॉट रिडक्शन बराबर है माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन के, तो क्या इसमें कोई गलत चीज होगी? नहीं सर, क्या चीज सर? दोनों सही। अपोजिट डायरेक्शन में यही बताया था। दोनों अपोजिट डायरेक्शन की हैं, तो मैंने बस क्या कह दिया कि भाई ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू माइनस ऑफ ई नॉट ऑक्सीडेशन की होगी। चाहे तो वैल्यू पुट करके देख लो। इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू क्या है? 2, उसकी वैल्यू क्या है? -2, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। नहीं आया? कैसे माइनस मल्टीप्लाई क्या? मेरे भाई इसको देखो, अगर मैंने कह दिया कि a इज इक्वल्स टू माइनस बी है, और मैं कहता हूं कि b की वैल्यू -a के बराबर है, तो तुम क्या ये नहीं कह सकते क्या कि ये चीज एकदम करेक्ट बोल रही है? हाँ ओके भाई, यही तो मतलब है इस चीज का। तुम वैल्यू डाल के देख लो चाहे तो, इतना मैथ तो जाना है तुमसे। सर वो तो समझ ठीक है। गया। सर तो आप यहाँ से- बोलेगा फिर से रिपीट कर दो एक बार, क्या जो बोला था आपने क्या बोला? इसको लिए। मैंने सिंपल बोला कि ए नॉट रिडक्शन जो वैल्यू होगी, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, वो बराबर होगा माइनस ऑफ ए नॉट ऑक्सीडेशन। इसके बाद ठीक है। इसके बाद मैंने यही बताया। सर आप कह रहे हो डायरेक्शन ऑपोजिट है, किस कॉन्टेक्स्ट में? लिटरल डायरेक्शन ऑपोजिट है क्या? अरे भाई प्रोसेस कराने का जहां से मैं जिंक से जिंक प्लस 2 से जिंक लेके जा रहा हूँ, वहां मैं जिंक से जिंक प्लस 2 ले जा रहा हूँ, तो डायरेक्शन पलटी है ना, डायरेक्शन उल्टी हो रखी है। ठीक है। तो उल्टी डायरेक्शन के लिए एनर्जी का फ्लो उल्टा हो गया। ठीक है। और यहाँ तो ये भी कह सकते हो उसमें हमने एनर्जी डाली है तो हमारी ऐसा भी कम कह हुई ले। है। हमने उसको एनर्जी ये दी है तो ज़्यादा हमारी सही कम है, हो क्योंकि गई मैं है। डायरेक्शन लिटरल लेता हूँ। समझे यहाँ तक? ये इधर को जा रहा यहाँ तक जिसको लिखना हो, जो लिखना हो लिखो। है। सर ये नोट्स में कहाँ लिखूँ समझ नहीं आ रहा। ईसीएस से तू पहले देख यार कहाँ लिखना है। चलो आगे चले। यस तो यहाँ तक मैं इस चीज को डिफाइन कर चुका हूँ कि ई नॉट रिडक्शन और ई नॉट ऑक्सीडेशन के बीच में ये रिलेशन। ठीक है। चल आगे चल। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, अब तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम है कि भाई मैं अपनी कैलकुलेशंस के अंदर कौन सी वाली वैल्यू यूज करूँ। भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आ गई कि मैं ऑक्सीडेशन से आंसर करूंगा या रिडक्शन से आंसर करूंगा। भाई
ऑक्सीडेशन की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, या कभी नेगेटिव में रिडक्शन की आ रही है, कभी पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन की आ रही है, मैं कौन सी लूं? तो इसका सोल्यूशन दिया आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी ने सोल्यूशन दिया इसका। उसने कहा कि तुम्हें जो अपनी कैलकुलेशंस के अंदर वैल्यूज यूज करनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स की। तुम्हें अपने कैलकुलेशंस में जो वैल्यू यूज करनी है वो कौन सी होनी चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल्स। ध्यान रखना जितने रिलेशंस तुम डिराइव करोगे ये सब रिडक्शन पोटेंशियल को ध्यान में रख के किए जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए अलग हो जाएंगे। रिलेशन बिल्कुल वही रहेंगे, फर्क सिर्फ साइन का है। ओके, रिलेशंस एग्जैक्ट वही निकलेंगे, फर्क सिर्फ साइन का है। क्लियर? आगे चलें। अब एक चीज देखो जरा, रिप्रेजेंटेशन, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है समझो। मैं दोबारा से लिखता हूं, रिडक्शन वाला प्रोसेस और ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस, ठीक है। जिंक +2 + 2 electrons gives you Zn solid, करेक्ट। यहां से जिंक +2 सॉरी जिंक टर्न्स टू जिंक +2 ये यहां पे प्रोसेस। तुम रिडक्शन पोटेंशियल्स को या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लिखोगे कैसे, उसकी नोटेशन क्या है उसको समझो। E यानी कि ईएमएफ की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। नॉट यानी स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात हो रही है। 298 डिग्री पे लिया गया, 298 केल्विन पे लिया गया पोटेंशियल की बात होती है। और इस प्रोसेस को देखो, हो क्या रहा है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में, एरो का डायरेक्शन में। तो यहां तुम लोग क्या लिखोगे? Zn+2 से क्या बन रहा है? 7। This is known as standard reduction potential for zinc +2 कपल। याद करो मैंने बताया था कि पोटेंशियल्स कपल के लिए डिफाइन होते हैं, ठीक है। और अगर तुम कपल ना याद रख पा रहे हो तो तुम्हें अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं निकलती, एनर्जी डिफरेंस निकलता है, ठीक है। से डिफरेंस मतलब भाई इस घर भी कुछ एनर्जी रही होगी, तुम्हारे प्रोसेस कराने से पहले कुछ एनर्जी रही होगी सराउंडिंग में, सिस्टम के अंदर। हाँ। उसके बाद कराने के बाद कुछ अलग एनर्जी हो गई होगी, तो उसका चेंज ही निकाल पाते हैं हम, ठीक है। हम एनर्जी एग्जैक्ट अमाउंट कभी नहीं निकाल पाते। एग्जैक्ट अमाउंट हम कभी नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने एमजीएस का एग्जांपल बताया, तो कोई ग्राउंड से लेके तो उसके अलग है। इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर जिंक +2 कपल। और यही तुम्हें यूज करने हैं अपने रिलेशंस में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, ध्यान रखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड है रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब हमने हर प्रोसेस का रिडक्शन करवाया है, हर चीज का क्या कराया है? रिडक्शन। तब हमें ये चीजें ओके। सिमिलरली अगर मैं इस प्रोसेस के लिए लिखना चाहूं तो मैं इसे लिखूंगा E0 यानी कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Zn+2 सॉरी Zn से Zn+2। अब तुम कैसे पता लगाओगे कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है? ध्यान यहां कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +2 की। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। तो हमेशा यहां से यहां चलना है। +2 से 0 गया तो क्या प्रोसेस हुआ? रिडक्शन। ये पोटेंशियल कौन सा वाला है? रिडक्शन। -2 से इधर देखो, यहाँ पे 0 से लेके +2 गया है, तो ये कौन सा पोटेंशियल है? ऑक्सीडेशन। तुम्हें कौन सा यूज करना होगा दोनों में से? रिडक्शन। ठीक है, डन। बढ़िया समझ में आ गया। रिडक्शन मतलब कम से ज्यादा ना। हाँ बिल्कुल। तो इसे भी अगर मैं लिख दूं तो इसे ऐसे लिख दूंगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन कौन सा हो गया? पोटेंशियल ऑफ जिंक +2। ये इसका नाम, समझ गए?
देख लो। नीचे चेंज हो जाती है ऑक्सीडेशन। सर हमारी ECS रिडक्शन पे बेस्ड है ना। ECS तुम्हारा पूरा रिडक्शन पे बेस्ड है, लेकिन ठीक ECS को उल्टा करके तुम ऑक्सीडेशन बेस्ड भी बना सकते हो। ठीक है भाई, एक नेगेटिव साइन लगा देना हर किसी के आगे, ऑक्सीडेशन के बेस पे बन जाएगा वो। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस भी 278 केल्विन नहीं होता। 298 केल्विन। वही होता है। आपने कभी समझ में आ गया? सर इसमें भी Zn+2 पहले आ रहा है, इसमें भी Zn+2 आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है, पहले Zn+2 लिख दे फिर जिंक लिख दे। मेरा मतलब है कि इन दोनों के बीच में हुआ प्रोसेस कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, कोई मूर्ख भी बता देगा कि अगर ऑक्सीडेशन करानी है ना तो जिंक से Zn+2 गया होगा, और बड़ा मूर्ख ये बता देगा अगर तुम्हें रिडक्शन कराना है तो Zn+2। ठीक है, तो इसको चाहे आगे +2 लिख दो या पीछे +2 लिख दो, कोई बस रिडक्शन और क्या मेरी बात oxidation यहाँ का तक फर्क समझ पड़ेगा। में आ गई? एकदम बढ़िया, क्लियर है सबको। यहीं तक की कहानी थी। अब तुम ECS को बनाने के तैयार हो। ECS बनता कैसे आप समझा, यहीं से कंसेप्ट सिखाऊंगा SHE का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। लिख लिया सबने? लिख लिया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन वही लिख के बैठा हुआ मुझे बोल रहा है। लिख लिया? सर ई से पूछ तो रहे, बता दे दो। क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन लिखाऊंगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड। लिख लिया? चलो आगे चलते हैं। तो देखो, मैं तुम्हारे सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ECS, कैसे बनती है ECS और SHE। तुम्हारे सिलेबस में SHE है तो ध्यान रखना इस चीज का। SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन ठीक है। क्या मुझे कोई बताएगा इसको स्टैंडर्ड क्यों बोला मैंने? सर टेम्परेचर उसका 25 डिग्री फिर से सेल्सियस होगा। 298 केल्विन के लिए। ठीक है, जहां तुम्हें स्टैंडर्ड वर्ड दिख जाए, टेम्परेचर पे लिया ना, इसका मतलब हाँ 25 डिग्री सेल्सियस भाई, 25 डिग्री सेल्सियस बोलूंगा आपसे। ठीक है, 298 केल्विन अपने आप समझो। जहां जहां मैं स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करूंगा, इसका मतलब वो वैल्यू कितना डिग्री पे ली गई है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इसमें दो खास बातें हैं। पहली तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है। हाइड्रोजन में जो एसिड पड़ेगा वो 1 मोलर होगा, अभी सेल के अंदर जो एसिड पड़ेगा, और जो गैस डाली जाएगी वो 1 बार प्रेशर। ये फिक्स है? फिक्स्ड है, तभी इसकी वैल्यू है। ठीक है, तुम इसमें हेर फेर करोगे तो बदल जाएगी वैल्यूज, और बदलने पे इफेक्ट क्या होगा वो हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ लेंगे ना। अभी ध्यान रखना कि तो पढ़ा सर 1 मोलर और 1 बार। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसे है? एक बड़ा सा बीकर लो, उसके अंदर एसिड डाल दो, कोई सा भी डाल दो जिसमें बस H+ मिल जाएगा। मान लो HCl डाल दिया तुमने 1 मोलर। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ली और उसको इन्वर्ट कर दिया विद एन ओपनिंग। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को तुमने इन्वर्ट किया एक ओपनिंग के साथ। इस ओपनिंग से तुमने क्या डाली? हाइड्रोजन गैस, 1 बार प्रेशर। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या किया, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस लिक्विड से मिलेगी तो कुछ रिएक्शन होने वाली है। जब हाइड्रोजन गैस लिक्विड से मिलेगी तो यहाँ पे कुछ रिएक्शन होने वाली है, और ये रिएक्शन बिल्कुल डायरेक्ट रिडॉक्स वाला बन जाएगा केस। अच्छा, डायरेक्ट फिर से डायरेक्ट रिडॉक्स का केस बन जाएगा। लेकिन तुम चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन में इनमें से निकलवा लो या दे दो इसको। कंडक्शन के लिए तुम्हें कुछ जरूरत है। उस कंडक्शन के लिए तुम एक प्लैटिनम की सरफेस बनाओगे और एक प्लैटिनम की ही वायर को सस्पेंड कर दोगे और ट्यूब के इसे अंदर? आगे कनेक्ट कर दोगे
वोल्ट मीटर से और उसे आगे कनेक्ट कर दो किसी सेल से, ऐसा ट्यूब के अंदर। ट्यूब के अंदर ही वायर। अरे भाई, जिस बेवकूफ़ ने मेरे से पूछा था कि ट्यूब के अंदर वायर कैसे पड़ती है, मान लो ये मेरी ट्यूब है, छोटा सा छेद किया ऊपर से, वायर घुसेड़ी, ऊपर एमसील लगा दी और लगा चिपका दी। कैसे? ये पता था सर, ये बात काफी महंगा नहीं प्लेटिनम वाले के? महंगा। रीजन समझो, हमने प्लेटिनम ही यूज क्यों किया है भाई? इसकी जगह कोई और मेटल का एग्जांपल दो। आयरन। आयरन लो, स्टेनलेस स्टील कोई भी लो। आयरन HCl पड़ा हुआ मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो मुझे तो ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो एसिड के साथ रिएक्ट ना करे। तो कौन सा मेटल लिया? प्लेटिनम। तो सर ये अब रिएक्टिव डिस्यूजन में काफी बहुत ज़्यादा नीचे, सबसे नीचे यही है। सबसे नीचे यही है। मेटल्स में सबसे नीचे यही है। सर गोल्ड पे भी इतना नहीं होता। गोल्ड से भी कम रिएक्टिव है। गोल्ड तो फिर भी एक्वा रीजियन में जाकर रिएक्ट कर जाता है, ये वहां पे भी नहीं करता। सर इसे और नीचे से सिल्वर किससे तो ऊपर है? सनलाइट में कर जाता है। स्टेनलेस स्टील से नीचे से ऊपर है। इससे ऊपर है, सनलाइट में जाके। सब कुछ इससे ऊपर है। तो सर ये इसका वो 90 स्प्रे अरे क्या बोल रहे क्या हैं? लेकिन ये प्लैटिनम की वायर है और हमने इसे क्यों लिया है? क्योंकि ये प्लैटिनम की इनर्ट वायर होती है। इसकी वायर है और सर ऊपर कॉपर ट्यूब है ना। स्क्रू वायर ऊपर कॉपर है और ऊपर कॉपर। स्क्रू मत प्लैटिनम की वायर हमने क्यों ली है? क्योंकि ये सब समझाना पूरा सेक्टर। प्लैटिनम की वायर हमने क्यों ली है? क्योंकि ये इनर्ट है। ठीक है, दोबारा सेट एक और वायर हमने क्या लिया? एक बीकर लिया, उसमें उसके अंदर डाला एसिड, कितना HCl डाला हमने 1 मोलर। उसके अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया, लिक्विड के अंदर तक डाल दिया उस टेस्ट ट्यूब को, एक छोटा सा ओपनिंग खोल के रखा जिसमें से हम हाइड्रोजन गैस को पास कर सकें। फिर हमने उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लैटिनम की एक सरफेस बनाई और प्लैटिनम की एक वायर टेस्ट ट्यूब के बाहर तक निकाल दी ताकि हम आगे कंडक्शन करवा सकें। यहाँ तक बात। इतना झमेला किया क्यों? क्वेश्चन है, इतना झमेला किया क्यों? क्यों भाई प्लैटिनम महंगा महंगा खर्च कर रहे हो? तो आंसर बता। याद करो, मैंने बताया था कि एनर्जी के डिफरेंस निकालो, एब्सोल्यूट एनर्जी निकालो। इसमें जो रिएक्शन है ना, जो भी रिएक्शंस होंगी, चाहे वो रिडक्शन की हो चाहे ऑक्सीडेशन की हो, दोनों की वैल्यू 0। सर क्यों? हमने मान लिया, यही अज्यूम किया हमने, ये हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया। माना था ये। आपने को बताया तो एक बार फिर से बताना सर ये वाला। भाई बेटा सिंपल है। सच यही है। मैंने कहा कि इसके अंदर अब जो भी प्रोसेस होंगे ना, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन, दोनों के लिए वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसमें प्रोसेस जो बताऊं जो होने वाले हैं, इधर देख लो, H+ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 बनाया करेगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग करना चाहो तो बैलेंसिंग कर लो, कर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। और हाइड्रोजन गैस H+ क्रिएट करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगी। चाहे ऊपर वाला प्रोसेस हो चाहे नीचे वाला प्रोसेस हो, दोनों के लिए जो वैल्यू है EMF की वो 0 रहेगी। ठीक है, चलो ऐसे चीज समझ के बढ़िया से रिएक्शन जरूर लिख देना, एक बार पेपर में आ गई थी सीधे सीधे। तो ये जो रिएक्शन है H+ से H2 जाने वाली, ये रिडक्शन की रिएक्शन है हमारी, ये हमारी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। सर H क्या लिखा है रिएक्शन? सर H+E। H+2 इलेक्ट्रॉन। सर एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो सामने वाले पोटेंशियल से आएंगे ना। जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं H+, वो सामने वाले पोटेंशियल से आएंगे। और H2 कैसे टूट रही है? अपनी मर्जी, अपने आप। भाई उसको एनर्जी मिल गई तो किसने दी? बोले मैं सारा में से करके बताने वाली हूँ। करंट। नीचे सर देते थे इसका अभी क्या तुम्हें एक और बात बताता हूं। तुम्हें मालूम है जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है कई सारों में। कई सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, हीट की फॉर्म में देते हैं ज्यादातर एनर्जी।
मान लो कोई प्रोसेस जिससे 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। सर इसमें सन का भी होता है? बिल्कुल होता है। एक मान लो कोई 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, उसको 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। क्या हम क्रिएट कर सकते हैं इतना टेम्परेचर? पॉसिबल ही सर नहीं उससे है। कोर में फेंक देंगे सर। कोर में भी नहीं है इतनी गर्मी, तो सर उस चांद आसमान में कोर में भी गर्मी नहीं है इतनी। शुगर स्पॉन्ज फेंक देंगे। जो सरफेस होता है उससे तो ज्यादा ऐसे प्रोसेस को कराया कैसे जाए? अगर भाई कराना तो है तो कराना तो है, सर लेकिन कैसे कराया? जुगाड़ सर आप बताओ सर। आंसर है थोड़ी हीट देंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से कराया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहो फिर मैं इस चीज से बताऊंगा, अपनी उंगली बोर्ड में जाके देखे, तुम्हें पता चल जाएगा कि बोर्ड में जब तुम उंगली देते हो तो वो जलती है। दोबारा सुनो, तभी कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है स्पार्किंग। जो स्पार्क मारते हैं ना, ठीक है, लाइटर जो होता है उसमें स्पार्क लगता है, तो स्पार्क की हीट बनती है। ठीक है, तो अगर ऐसा एक बड़ा अमाउंट ऑफ हीट हमने दे दिया तो कुछ का प्रोसेस। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो जब शीशा बनता है ना, ग्लास बनता है, उसको बहुत हाई एनर्जी चाहिए। मिट्टी से ग्लास बनाते हैं, मिट्टी में सिलिकॉन से बनता है। हाँ मिट्टी के अंदर होते हैं सिलिका, सिलिका से बनता है ग्लास। ठीक है, बोरोसिलिकेट्स का जो ग्लास होता है सिलिका से बनता है। भाई उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसे टेम्परेचर इतना दे नहीं पाते, तो उसे क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया जाता है। सर उसकी हीट ज्यादा होती है। सर मैंने वो रील देखी थी, उसमें भट्टे में लगा फूंक मार रहा था तो सर 1 करोड़ से ज्यादा होती है उसकी? वो दूसरा ग्लास है, वो दूसरा। सर 1 करोड़ से ज्यादा टेम्परेचर उसका? 1 करोड़ से ज्यादा होता है? नहीं भाई उसको पता नहीं कितना और होता है, जो लेकिन चीनी हाँ वाला- उसको हम डिस्चार्ज ही दे देते हैं। अब चीनी तो वाला ग्लास क्या होता है? चीनी की मिट्टी होती है वो। मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ लो, ग्लास बाहर पढ़ो। चीनी मिट्टी भाई। चलो यहाँ तक समझ में आया बढ़िया से? मिट्टी होती है। नोट डाउन कर लिया? आगे चलो। अब देखो जरा पोटेंशियल निकलते कैसे, ठीक है? रेड कोट तोड़ के निकालेंगे चीनी मिट्टी। पोटेंशियल निकलेंगे कैसे? लाल मिट्टी को अच्छी होती है। तो एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने तुम्हें एनोड और कैथोड बता रखे हैं हाँ। क्या होते हैं। एनोडिक हाफ सेल पे कुछ रिएक्शन होती है, कैथोड हाफ सेल पे कुछ रिएक्शन होती है। उन दोनों से ही बनता है वोल्टेज हमारा। सर उन दोनों से क्या बनते हैं, वोल्टेज बनते हैं। हाँ। ठीक है, अरे भाई देख, अरे हाँ सॉरी सेल ठीक है सर। यहाँ पे सेल, भाई ये वोल्टेज बन क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, वहाँ से आर थे। मूवमेंट हो रही थी, और वो खा रहा था। सर लेफ्ट वाला नोट है ना? आर से Left वाला में। ठीक है, क्या हो गया? चलो इसके वजह से बनता है। तो एक चीज समझना, तुम्हारा जो ईएमएफ सेल क्रिएट करेगा ना, वो बराबर होता है ईएमएफ जो कैथोड का है, यानी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का है, प्लस माइनस जो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का। सर माइनस क्यों हो रहा है? समझ गए? पहले ये बताओ। अच्छा हाँ समझ गए। समझ गया। समझाता हूँ same क्यों चाहिए। हो रहा है, अभी समझा देता हूँ क्यों हो जीरो रहा ही है। आ गया। लेकिन पहले ये बताओ, जो लिखा है मैंने उसका मतलब समझ में आया सर है? जीरो नहीं हो गया। अच्छे से क्योंकि सर जीरो नहीं कैथोड हो पे गया। रिडक्शन पोटेंशियल होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब एक चीज बताना, सपोज करो फोर्स सबने पढ़ा है 9th क्लास में। कपड़े कोई ट्रक है, मान लो कोई गाड़ी है, क्या ड्राइंग है? ठीक है, कोई गाड़ी है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है, खिड़की वाली। उसकी अपनी पावर है, इस डायरेक्शन में चल रही है। अगर तुम उसके आगे रस्सी लगा के और उसे हायर फोर्स से खींचना स्टार्ट करो, तो उस गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? घटेगी सर। मैं पागल, सर इधर जा रही है। खींच रहे हैं उसी डायरेक्शन अच्छा में, उस इसका सेम चलनी डायरेक्शन चाहिए। में आज में बढ़ेगी बढ़ेगी। मैंने एक वो देखा था एक बार। मत देख भाई, मत देख, पहले इसमें बताओ। ठीक है, गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी अगर तुम इसे खींचोगे। अब एक चीज समझो, तुम्हारे सेल्स के अंदर हो क्या रहा था, यहाँ पे जो सेल थे ये इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहा था, तब एक तरफ से एक आदमी धक्का लगा रहा था, लेकिन जो सेकंड सेल था वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा था, तो वो खींच भी रहा था। जब एक प्रोसेस में सेम डायरेक्शन में धक्का लगाया जाए और उसी डायरेक्शन से खींच लिया जाए तो प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ मिलनी चाहिए थी ना, बहुत हाई वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को खींचने की डायरेक्शन इधर की, तो यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
जब जिंक इसे दे रहा है तो ये ऑक्सीडेशन के रिस्पॉन्सिबल है, और जब कॉपर इसे ले रहा है तो इसके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आया? बढ़िया समझ में आया? इसे तुम बेसिकली कैसे लिखते, इसको करेक्टली लिखते तो ऐसे लिखते। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो ये था हाँ कि भाई जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है उसका ई नॉट लिखो, और जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है उसका भी ई नॉट लिखो, ठीक है। लेकिन अभी अभी आयुपैक पीछे क्या बोला कि तुम्हें कौन से वाले यूज करने, रिडक्शन। हर जगह पढ़ना। तो तुमने ये जो प्रोसेस था इसका तो एज इट इज रहने दिया, लेकिन इस वाले प्रोसेस वाले को नेगेटिव कर दिया। सर ये थोड़ी बोला उसने कि नेगेटिव कर दो उसे। सर आपने उसने रिडक्शन पोटेंशियल का रिडक्शन यूज करने के लिए बोला ना। ऑक्सीडेशन तुम्हारे हाथ में था, तुम्हें रिडक्शन में जाना था तो तुमने नेगेटिव लगा के रिडक्शन कर लिया उसका, ठीक है। अब इसको समझो, ये रिडक्शन कैथोड की थी, ये रिडक्शन कहाँ हो रही थी, कैथोड। तभी मैंने डायरेक्शन दी इस तरह से, ये इधर का है और ये इधर का, ये इधर का है, कौन सी का था ये, कैथोड का। तो मैं इसे इसी लिख दूं। ये प्रोसेस कहाँ हो रहा था, एनोड पे, तो मैं इसे माइनस ई लिख दूं। तो अगर तुम देखो तो EC माइनस ई हुआ कि नहीं हुआ, कैथोड माइनस एनोड, ठीक है। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, याद कर। सर जीरो होगा इसका आंसर तो नहीं होगा, क्यों सर? बताऊंगा अभी क्यों होगा क्यों नहीं होगा। तो पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया फॉर्मूला आया कहाँ से, हाँ ये तो आ गया। अब समझो, मैं ECS बनाना सिखा रहा हूँ, तुम्हारे टीचर समझाएंगे नहीं ECS बना कैसे, ठीक है। ये ऐसे तो रिस्पेक्ट करो इस चीज़ की कि तुम्हें कुछ पढ़ाया जा रहा है जो टीचर नहीं पढ़ा, ठीक है। वरना तुम बैठे रह जाओगे यार ये बनाया कैसे होगा, वैसे तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आएगा। सर आता है सर, मैंने तो मेरे समझ ही नहीं आता कुछ और करता हूँ। तो देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट, ये है तुम्हारा ई सेल। कौन सा सेल है, ई सेल होता, पर मैं इसको 298 केल्विन पे ले रहा हूँ तो इसलिए क्या है। अब यहाँ देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से जो चीज बताने जा रहा हूँ अच्छे से समझ लिया। यहाँ तुमने लगाया SH, क्या लगाया SH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रेट, ठीक है। मैं अभी सॉल्ट ब्रिज नहीं लगा रहा, सॉल्ट ब्रिज के बिना ही समझा रहा। प्लेटन की वायर डाल दी, ये कौन सा टर्मिनल है, लेफ्ट साइड हिल जाएगा, लेफ्ट साइड है। इससे कनेक्ट किया एक वोल्ट मीटर, इससे कनेक्ट किया हमने एक मेटल की रॉड, एक मेटल की क्या कर दी, रॉड कनेक्ट कर दी और उसी का सॉल्यूशन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मैं ये मेटल जिंक मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड है तो यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट एनोड, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पर H2 gives you H प्लस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये यहाँ क्या होना चाहिए, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you Zn। ये प्रोसेस, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी E नॉट Zn प्लस 1/Zn। मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमें इसकी वैल्यू तो मालूम है कि E नॉट H2 से H प्लस से H2, मैं रिडक्शन की यूज कर रहा हूँ, रिडक्शन मैंने फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल से इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब समझो, तुमने ऑपरेटर सेट किया, वोल्ट मीटर लगाया, तो तुम्हें कुछ रीडिंग मिली होगी, भाई करंट तो चलेगा प्रोसेस करने के लिए, तो तुम्हें कुछ रीडिंग मिली। सपोज करो वो रीडिंग क्या है, x है, वो रीडिंग क्या है तुम्हारी x, या अभी बेटर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो माइनस का 0.76 ये वैल्यू तुम्हें मिलती है। मान लेते हैं कि ये वैल्यू तुम्हें मिलती है। माइनस क्यों, क्योंकि करंट कुछ उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है। करंट की जो डायरेक्शन है, मान लो तुम्हारा वोल्ट मीटर ना इस तरफ को घूमा था, ठीक है, तो इसलिए तुम नेगेटिव वैल्यू ले ली, उस तरफ घूमता तो पॉजिटिव ले लेते। सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर जब ऐसे रहता है
तो वैल्यूज कैसे चलती हैं? 0 1 2 3। इधर कैसे चलती है? -1 -2 -3। ऐसी तो लेते हो। सर वैसे भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ चल रहा होता है तुम्हारा घड़ी, इधर की तरफ आ जाती है, मतलब इधर की तरफ सुई आती है, तुम कहते हो लेफ्ट साइड में 2 एम्पीयर का करंट है, आगे ना एमीटर के अंदर अगर यही चीज होती है, तुम क्या कहते हो? लेफ्ट साइड में ही है करंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वही रहे। ठीक है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई? -0.76। सर लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से अभी इधर कुछ गया है। अभी थोड़ी देर बता देता हूँ, उसके बाद हो सकता है जो तू पूछना चाह रहा है ना वो वही बताने जा रहा है। ठीक है, समझ वैल्यू कितनी आई? -0.76। तो ये वैल्यू कौन सी है? नॉट से वोल्टेज वोल्टमीटर में जो मिला वो सेल का ही तो मिलेगा, किसी एक का तो मिलेगा नहीं। तो सेल में कौन सी वैल्यू मिली? -0.76 -0.76। एनोड कौन सा है? वेक्टर वाला। इसका पोटेंशियल कितना है रिडक्शन का? 0 -0। उधर क्या है? कैथोड। इसका पोटेंशियल नहीं मालूम, ई नॉट। ये लिख दूं कैथोड, ईसी लिख देता हूं सिंपल, ईसी। और ईसी है क्या चीज? बेसिकली यही वाली। क्या तुम्हें एक चीज साफ साफ दिखाई दे रही है? यस सर। अब समझ में आया हमने 0 क्यों लिया? हाँ सर, वो वरना माइनस करना पड़ता। उसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे हाथ में। अब उधर मेटल बदलते जाओ, वैल्यूज निकालते जाओ, सेम प्रोसीजर। उधर हमेशा 0 रहेगा। इधर हमेशा 0 रहेगा। एसएचजी के रिस्पेक्ट में इधर मेटल बदलते जाओ, इधर चीजें बदलते जाओ, जो तुम्हारे पास वोल्टमीटर में वैल्यू आएगी ना, वो पक्की बात है इसी की। समझिए, दोबारा समझो। तुमने एसएचजी लगाया जिसकी वैल्यू क्या है? 0। तुमने एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया कि भाई ई नॉट एनॉट तो 0 ही रहेगा। तो अब जब भी तुम कोई भी चीज इसके अंदर इंसर्ट करोगे, जो वैल्यू वोल्टमीटर दे रहा है ना, वही उस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn+2। तुमने पूरे सेल का ही नहीं, एक इसका भी निकाल दिया। अब तुम पूछोगे सर मेरी क्या जरूरत थी इसको निकालने, मेरा फायदा क्या हुआ इसको निकाल के? वो पढ़ाता हूँ भी थोड़ी देर। ठीक है, क्यों, क्या फायदा हुआ मेरा? पहले इधर तक नोट डाउन कर लो सब। कर लिया नोट डाउन? नहीं सर। नहीं किया? चलो थोड़ी देर में कर लेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पोटेंशियल की डायरेक्शन और करंट के डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसके सर पॉजिटिव पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ है पोटेंशियल इधर से उधर होगा। तो पोटेंशियल भी वैरी। एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट, आपने पोटेंशियल करंट सेम बोला है। एक मिनट। ओके, अगर इधर से इधर फ्लो हुआ है तो वोल्टेज उल्टी है। ठीक है, करंट भी उल्टा है। ठीक है, समझ गए? पहले ये बताओ, ये इसका मतलब समझ गए? ठीक है, हमने 0 क्यों लिया था एसएचजी का? ताकि हम हर किसी के फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने एक वैल्यू तुम्हें बता भी दी, कौन सी वाली? जिंक कपल की। तो याद रखना, ना भी रखो तो कोई नहीं, इतनी बार करा दूंगा तो नहीं याद रखना। इसकी वैल्यू -0.76। सर ये भी फिक्स है, निकाली किसी ने? निकाली किसी ने? सर ये किसने बनाया था? सब किसने बनाया था? क्या मैंने बोलता? चलो जल्दी लिखो। वही क्या वो जब फ्लो होगा तो वो इधर हो जाएगा। हो सकता है तुम कुछ ना बता। तो इसमें से एक चीज नहीं, हवा तो निकलनी नहीं ना, उसमें आयन चीज निकल रही
सर फ्लो ऑफ करंट उधर है तो उधर क्या होगा पोटेंशियल, इधर फ्लो ऑफ करंट का तो पोटेंशियल उसका उधर जाएगा। सर उससे पोटेंशियल मतलब मत रखो, तुम बस पोटेंशियल की वैल्यूज मत रखो। सर पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसका डायरेक्शन क्यों नहीं? सर पोटेंशियल तो मुझे चीजों किसने के कहा बीच में पोटेंशियल होता है। स्केलर क्वांटिटी? मेरे को लग रहा है ना पोटेंशियल स्केलर है ना पोटेंशियल वेक्टर है, पोटेंशियल है टेंसर क्वांटिटी। सर वो टेंसर क्वांटिटी के अंदर दोनों आते हैं। ये ऐसी चीज होती है जिसका वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम्स। हाँ करंट भी वही होता है। पोटेंशियल डायरेक्शन पर सर वैसे इनकी डायरेक्शन होती है दो चीजों के बीच में होता है ना पोटेंशियल, जैसे कि स्प्रिंग को यहाँ तक ले आए तो क्या हुआ पोटेंशियल यहाँ से यहाँ। मेरी बात सुन, अगर तू इस बोर्ड के अंदर तार लगाए, ठीक है, इसके अंदर जो फेस वायर है उसके अंदर तार लगा तो उसमें करंट किस तरफ उधर जा, उसमें फेस वायर में तार लगा तो उसकी इस तरफ जो बीच में तार लगा, ठीक है, दोनों को जोड़ते बीच में तार, साथ मारेगा। हाँ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे लिखना है जो लिखा हुआ वही जल्दी लिखो, फटाफट लिख लो। तो मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज बता देता हूँ, और एक चीज मैंने अभी कुछ कॉपी में देखी तो मैंने सोचा था तुम्हें बता दूं। तुम्हारी नोटबुक्स में भी हो गई ये चीज। सर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है नहीं, बता दो सर। सबका हो गया? खाली चाहिए? तो आगे देखते हैं। एक पॉइंट अपनी बुक में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, जिसका एक्सप्लेनेशन ईसीएस कंप्लीट होगा तब आएगा। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। दोबारा सुनो, जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, 0 से कम होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो एसिड में डाले जाने पर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो एसिड में डाले जाने पर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तीसरा पॉइंट, सर बता दे तो पॉइंट पर लिख देते जाने पर जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, जो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, उन्हें हाइड्रोमेटलर्जी से रिफाइन नहीं किया जा सकता। हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है 6 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पर यहाँ स्टेटमेंट बता रहा हूँ। सर रिफाइंड मतलब सेपरेट और से उसका तो मेटल नहीं बना सकता। अच्छा हाइड्रोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी से सेपरेट नहीं किए जा सकते। रिफाइंड बोले सर पहले आप। रिफाइन या सेपरेट कुछ भी लिखिए, बाद में समझोगे ना दोनों वर्ड्स का मतलब। सर अब ये पढ़ाओगे ना रिएक्टिव कैसे पता करते हैं कौन ज्यादा है। अभी वो नहीं, अभी तो एक चीज और है। अभी इसका तुम्हें फायदा बताना है ना कि Z प्लस 2 होगा। चलो लिख लिया, यस सर। इधर देखो फॉर्मूला ध्यान रखो बस। ई नॉट ई सेल यानी सॉरी ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि बेटर। फॉर्मूला याद रखना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। ठीक है, चलो इधर देखो, मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज बताता हूँ, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है।
देना। उसमें कौन से पेज पे है? सर ये कपड़ा डाल दिया आपने एफ टू सर का। हम फोन कॉल पे चला रहे थे, जब देख के बोल रहे थे, मेरे को लगा आपको सारी आती है। जब हम सर को वीडियो कॉल पे बनाते थे, सर ना ऐसे बोलते थे फटाफट फटाफट, मेरे को लगा सर को सारी रट्टी हुई है, और सर तब भी देख के बोल रहे हैं। ये एस्टिमेट लगे हुए थे ना, तब तक अच्छा जवाब मिलता। एस्टिमेट करके तो पेज नंबर बता देते। ये करते हैं सर, पेज नंबर नहीं बताते हैं, लिखे जवाब। सब बार समझ में आया। कितना का? एक वन। अच्छी बात है ना। ये मेरे से गेम खेलने। कोई तो ना वायरल अच्छा लगे तेरे को। तो मैंने गेम खेल लिया भाई। सर कह रहे हैं वो खेलने की कोई दिक्कत नहीं है। वही तो तेरे साथ हो रेसल हो रही है अभी ओवर गेम। तेरे साथ गेम हो रहा है। टेबल है, मिल ही जाएगी। भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ 3 चैप्टर में दूसरे तीसरे पेज पे। मैं यहाँ लिख देता ना, रेफर टू पेज। 72 था शायद। अपने नोट्स में लिख देता, रेफर टू पेज नंबर। हम बात नहीं कर रहे हैं चाहे लोग करना भी करें। सर यूजफुल है सारी नोट्स। सर ये क्या लिखा आपने? कुछ भी लिखना नहीं है इनमें से, ठीक है? नहीं लिख रहे। सर पहले नहीं बता रहा था आपके पास। और आप कहता को याद हो क्या? हम लोग लिखे जा रहे हैं एकदम स्कूल समझ गए। इधर देखो, जल्दी जाने को मिलेगा। मेरी बात ढंग से सुनो, इधर देखो। और एक और चीज, सर वोल्ट है सबके आगे ये दोनों मेटल को अगर तुम एसिड में डाल दो तो H2 निकलेगी। इन मेटल्स को H2 HCl में डाल दो, कुछ नहीं निकलेगा। कुछ भी नहीं। सर वो क्या लिखा है तीसरा वाला? तीसरा वाला अब एक और चीज समझो, तुम्हारा जो सेल होता है ना, ध्यान रखना, तुम्हारा जो सेल होता है, एक चीज तो यहाँ से ली जाती है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले में से, और एक चीज हाइड्रोजन के नीचे वाले में से ली जाती है। मतलब समझना। अच्छा तुम्हारा सेल मैंने बनाया कौन सा था अब तक? कॉपर और जिंक का। एक उसके ऊपर है जिंक, हाइड्रोजन के ऊपर, और एक हाइड्रोजन से नीचे है। हमेशा इसी तरीके से, वरना सेल काम नहीं। तो सर मेटल नॉन मेटल दोनों ऐसे देना है कि मेटल हमेशा ज्यादा और होगा। ये जो चीज होगी ना हाइड्रोजन के ऊपर, वो हमेशा एनोड पे ले लो, समझ में आया। इसे हमेशा कैथोड। क्या होता है, कैसे होता है, मैं बता दूंगा। रिपीट करना। बस इस चीज को ध्यान रखना, एक बार सुन लो, आएगा टाइम इसका। सर जिंक और कॉपर दोनों मेटल है ना? मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन लो एक बार, जी सर। इसका टाइम आएगा दोबारा समझ जाओगे, फिर से समझो। हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स हैं, यानी कि नेगेटिव वाले, उन सबको तो एनोड पे लिया जाता है, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो हैं कैथोड। डिस्पाइट द फैक्ट दे आर डिस्पाइट मेटल और नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल कुछ भी ले लो। सर ये क्या लिखा आपने? ये F2 वाला सेकंड लास्ट। सॉरी, अब वो क्या लिखा सर? -2.93। -2.93। अब इधर ध्यान दो जरा, मैं समझा देता हूँ अब मुझे क्या फायदा हुआ, ठीक है? मैं पहले सेल पे ही वापस लेके चलता हूँ तुम लोगों को, और समझाता हूँ इस रिएक्शन में, इस रिलेशन में लिखा था।
देखो, याद करो, इधर क्या था? सेल इधर क्या था? CU सॉलिड। इसकी जो वैल्यू है E नॉट Zn प्लस 2, अगेन मैं रिडक्शन पोटेंशियल से यूज करूंगा सारे, बताया था मैंने। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? आपने अपनी 0.34। हाँ 1 बन गया, 1.10 बन गया। अब मेरी बात एक बार ध्यान से सुनो, ध्यान से। जब मैंने हाइड्रोजन के सेल लगाए थे, जब इस चीज के साथ लगाया था, पूरा ही कर देता हूँ इसके डायग्राम में। जब मैंने इसके साथ लगाया था हाइड्रोजन सेल को, जब इसके साथ लगाया गया तो वैल्यू क्या आई थी? 0.76। मतलब सेल काम ही नहीं कर रहा। नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है सेल काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी होता है सर। शायद मैं समझा नहीं क्या। तो सर नेगेटिव पोटेंशियल का काम क्या होता है? तो कहीं तो काम आता होगा वो भी। ये वैल्यूज निकालने का हमारा रियल लाइफ में कहीं काम नहीं इसका। ठीक है, जब तुम अगर हाइड्रोजन का और उसका सेल बनाओगे ना, तो तुम्हें -0.76 वोल्ट मिलेगी। सर मतलब कोई सेल कभी खराब नहीं होता, वो नेगेटिव से ले जाता बस। प्रोसेस पलटने का भी तो काम आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस भी तो करानी है बाद में। वहाँ उसके लिए वही तो किसी न किसी काम तो होगा। ठीक है, तुम्हारे सेल वही काम आते हैं जिनकी तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो देखो, जब कॉपर के साथ रिएक्शन, उसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हुई थी, हाइड्रोजन के साथ लगाया सेल, तो जिंक ने कुछ नहीं किया, कोई सेल का तुम्हें फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तुमने कॉपर के साथ जब इसको लगाया था, तुम्हें कितनी वैल्यू मिली थी? 3.31 वोल्ट मिली थी, लेकिन ये बहुत छोटी है। लेकिन सर अगर हम जिंक से लो रिएक्टिव जाएंगे तब काम आएगा ये। और जिंक और कॉपर को जब तुम मिला दोगे ना, यहाँ से E0 से E0 एनोड बोलो कितना है? एनोड सर 0.76 माइनस माइनस 38 आया सर ये। तो क्या है? 36 आया, 38 है सर। 1.10। तुम्हें पता है तुम्हारे सेल के अंदर बैटरी जो छोटी वाली होती है, हाँ इतनी पावर होती है उसमें। तुम कहोगे यार ये 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल मैं क्या करूँ? तो मैं तुम्हें बताता हूँ, उसमें नेगेटिव भी होता है एक। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये 1.1 वोल्ट का पोटेंशियल ना तुम्हें छोटा दिख रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। पूछो क्यों? सर लग गया तो ये जो सेल है ना, इतना छोटे से में बनाया जाए, ये बात इतने छोटे से में सेल है, इतनी छोटी सा अच्छा पोटेंशियल कितना होगा? 1.1। जितना बड़ा सेल बना दिया इसमें छोटी पोटेंशियल। पूरा इंसान खाक करता है सर। तभी तो इतनी बड़ी बैटरी 240 वोल्ट का पोटेंशियल खड़ा कर देती है। समझे? इतनी बड़ी बैटरी कहाँ रखी है? अरे मेरे भाई, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है इतनी सी तो होती है, तब तो मुझे नहीं तुम सोच के रहो कितना पोटेंशियल क्रिएट कर देती है वो। हाँ अब समझ में आए क्यों क्या फायदा होगा मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल से? इसमें हमारे इसमें कितना होता है स्टैंडर्ड? 240। ECS का अभी फंक्शन तुम्हें नहीं समझाया, लेकिन मैंने ECS समझा दिया बनती है। ठीक है, कुछ चीज़ें और लिखवा भी दी कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अभी एक खेला बहुत जबरदस्त रहा, रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तुम कहोगे सर मुझे क्या काम ऑक्सीडाइजिंग? सर मतलब हम उसको डाल के अपनी बैटरी चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमें बैटरी खत्म हो गई। रिडक्शन एजेंट के तो रिचार्ज की बात नहीं, मत रिचार्ज के इलेक्ट्रिसिटी। रिडक्शन एजेंट के तो बहुत काम है। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम्हें केमिस्ट्री में लेने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? लेने पड़ते हैं। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट इस पे काम करता है और ये इस पे काम करता है? मतलब से सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। और इसका और क्या फायदा? तुम्हें ये पता चल जाएगा किस चीज को तुम किस चीज में स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि पेट्रोल में क्या है? तुम लोग कॉपर के फ्लास्क में एसिड रख दो, कुछ नहीं होने वाला। कौन सा है सर? कोई सा भी रख दो, कॉपर के फ्लास्क में एसिड रख दो, सर उसे रिएक्ट नहीं कर पाएगा।
तुम एल्युमिनियम के फ्लास्क में एसिड रख दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तुम आयरन के फ्लास्क में एसिड रख के देखो, फाड़ के निकला ना बाहर। तुमने एक और एग्जांपल सुना होगा, HF जो होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, अगर पानी ना मिलाया जाए ना उसके अंदर तो वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। खैर उससे भी ज़्यादा है, लेकिन नेचुरली अकरिंग सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HF, वो तुम्हारी बॉडी गला देता रखता है, लेकिन उसको प्लास्टिक में रख देते, उसको ग्लास में नहीं रख पाते। बाकी सारे एसिड जो होते हैं वो ग्लास की बॉटल में रखे जाते हैं। HF इकलौता ऐसा एसिड जो प्लास्टिक में रखा है। कुछ ना कुछ रीज़न होगा, वो रीज़न कौन क्या है। लेकिन तुम्हें इतना कुछ पढ़ना ही है, तुम्हें एक चीज़ पढ़नी है खाली, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। सर ये पढ़ना नहीं है, सब जानना है, ये पढ़ाई से जानना है बस, नॉलेज के लिए। ECS के बाद नस्ट इक्वेशन स्टार्ट होगी और तुम अब अपने चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते हो। अभी तो बहुत दूर है सर। अभी तो बहुत है, तो आज के लिए इतना ही।